हेलो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एराइल हैलाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एरोमेटिक रिंग में जब कोई हैलोजन जुड़ जाता है या किसी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर कोई हैलोजन जुड़ जाए तो उसे हम एराइल हैलाइड कह लेते हैं। और जनरली एरोमेटिक का मतलब हमारे लिए क्या होता है? बेंजीन रिंग। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटा के अगर जो उसकी जगह पर कोई हैलोजन जुड़ जाता है, और हैलोजन ध्यान है ना, हमारे पास क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक हो गया। तो इनमें से कोई भी ग्रुप जुड़ेगा तो ये हमारे पास एराइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, एराइल ग्रुप से कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बेंजीन है C6H6। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर जो हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा C6H5। तो ये ग्रुप बन गया हमारे पास एराइल ग्रुप। ठीक हो गया। और इस पे अगर जो हैलोजन जुड़ जाए तो हम उसे बोल देते हैं एराइल हैलाइड। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास एराइल हैलाइड होते हैं। जो एराइल हैलाइड होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, ये सारी अलग होती है। किससे? हमने जो इससे पहले पढ़ा था एल्काइल हैलाइड से। ठीक हो गया। तो इसकी स्टडी हम करने वाले हैं आगे। पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं कि एराइल हैलाइड्स आर दोज कंपाउंड्स in which halogen atom directly attached to benzene ring. We can represent it as AR। ठीक हो गया। AR मतलब एराइल ग्रुप। ठीक है, AR मतलब एराइल ग्रुप और X मतलब हैलोजन। यहाँ पे कुछ संयुक्ताएँ हमने छोड़ रखी हैं, कुछ वैलेंसीज हमने छोड़ रखी हैं। जैसे फिनाइल ग्रुप हो गया। फिनाइल ग्रुप में अगर जो X जुड़ जाए इसे क्या बोल देंगे? हेलोबेंजीन। ठीक है, वैसे ही टॉलविन में कोई हैलोजन जुड़ जाए, ठीक है, मेटाटॉलविन। ठीक हो गया, बेंजो ग्रुप। ठीक है, ऐसे में कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेना। ठीक है, बेंजल ग्रुप। इनके नाम आपको ध्यान रखना है। बेंजाइल ग्रुप कई बार पूछता है कि बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड क्या हुआ? बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, उसके ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, बेंजल क्लोराइड। तो ये आ जाएगा बेंजीन रिंग CH और Cl। ठीक है, बेंजो में यहाँ पे अगर जो हम चारों में Cl जोड़ दें, तीनों में Cl जोड़ दें तो ये बेंजो क्लोराइड। ठीक हो गया। तो इतना समझ रहे होंगे। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि किसी रिंग में एक हाइड्रोजन हटाने के बाद अगर जो हम क्या जोड़ दें? कोई हैलोजन जोड़ दें तो हमें एराइल हैलाइड मिल जाता है। ठीक, आगे CX बॉन्ड नेचर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एराइल हैलाइड, पहले इसे पढ़ लेते हैं एक बार। इन एराइल हैलाइड CX बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर by which CX in aryl halide is more strong than alkyl halide. This is due to M effect. देखो, कहीं पे भी बेंजीन रिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आती है जिसे बोलते हैं हम रेजोनेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अनुनाद। ठीक है, अनुनाद किसे कह लेते हैं? पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं, उसे बोलते हैं अनुनाद। ठीक, हैलोजन के केस में हमें पता है, जैसे हम ये पहला वाला स्ट्रक्चर देख लें, बेंजीन रिंग है, इस पे एक हैलोजन जोड़ा है, हमने क्लोरीन ले रखा है। ठीक है, इस क्लोरीन के पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इन्हें बोल लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, साथ में पाई हम डायरेक्ट कर लेते हैं किससे? जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो रेजोनेंस कहाँ पे होगा? थोड़ा 11th का ध्यान करना। रेजोनेंस के लिए कंडीशन होती है जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन किसमें हो? कंजुगेशन में हो या अल्टरनेट पोजीशंस में। तो यहाँ पे क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशंस में है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अपना डिलोकलाइजेशन करना शुरू करेंगे, मतलब अपना स्थान बदलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने यहाँ पे खाली बॉन्ड चेंज किया। उसके बाद जो ये डबल बॉन्ड, ये
पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे इस वाले डबल सिंगल बॉन्ड पे, ठीक है, वो जाएंगे किस पे, इस वाले सिंगल बॉन्ड पे, ठीक है। और ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड था वो कार्बन पे चले जाता है, ठीक है, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब क्योंकि इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पूरा रेजोनेंस चलता जाता है तो क्या होता है कि बीच में, जैसे मैंने कहा था अभी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड पे जाएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड के बारे में हमें पता है कि डबल बॉन्ड क्या होता है, छोटा होता है तुलना में किसके, सिंगल बॉन्ड। और छोटा बॉन्ड है तो उसे तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए जो एराइल हैलाइड होता है वहाँ पे जो CH बॉन्ड होता है वो आसानी से टूटता नहीं, ठीक है। जबकि एल्काइल हैलाइड का थोड़ा याद करोगे तो वहाँ पे लिखा था हमने कि जो CX बॉन्ड होता है इसका नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है, इसमें माइनस चार्ज यहाँ और प्लस चार्ज, ये एल्काइल हैलाइड में से आगे देख लेंगे। पर एराइल हैलाइड में ऐसा संभव नहीं होता, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण, ठीक है। अगला इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनते कैसे हैं, तो पहला तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे लिखा है बाय द हेलोजनेशन, ठीक है, हेलोजनीकरण द्वारा। तो बेंजीन का अगर जो हम हेलोजनीकरण कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधा कोई एल्काइल एराइल हैलाइड मिल जाएगा। इसे आगे समझेंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे पूरी होती है, ठीक है। ये इसकी मैकेनिज्म है हल्की फुल्की, ठीक है, इसे आगे डिटेल में पढ़ लीजिए। दूसरा मेथड आता है इसमें फिनॉल्स के थ्रू, ठीक है। पहली बात तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो Cl इस OH को हटा नहीं सकता, ठीक है। फिर भी अगर जो फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से करा दें तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, परंतु जो यहाँ पे जो हमें POCl2 है ये इसी फिनॉल को फिर से ट्राइफिनाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन मिलता है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, ठीक हो गया। अगला मेथड डायजोनियम सॉल्ट से, ठीक है। तो इससे पहले ये वाली स्लाइड देखते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट क्या हुआ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डाईएजो, तो डाईएजो, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, ठीक है। तो जहाँ पे दो नाइट्रोजन उपस्थित होंगे जिस कंपाउंड में, उसे बोलेंगे हम डाईएजो। बनता कैसे है, एनिलीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं किससे, नाइट्रस एसिड से, ठीक हो गया। जब हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से तो हमें इस टाइप का एक सॉल्ट मिलता है जिसमें दो नाइट्रोजन, यहाँ पर हमने क्या दिखा रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो हेलोजन है यहाँ नेगेटिव चार्ज, नीचे भी देख रहे होंगे तो हमने एक हेलोजन एसिड ले रखा है, ठीक है। तो क्या हुआ, एनिलीन की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, नाइट्रस एसिड से, तो हमारे पास इस प्रकार के कंपाउंड मिलते हैं जिसे बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट, ठीक हो गया। ये डायजोनियम सॉल्ट देखो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, और अनस्टेबल होने के कारण हम इससे और जगह भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो हेलोएरिन्स के में कैसे यूज़ हो जाता है, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब भी इस प्रकार से अलग अलग कंपाउंड से कराते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के हैलाइड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहली दो रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ठीक है, और लास्ट वाली रिएक्शन है बाल्सीमान रिएक्शन, ठीक है।
लास्ट सेक्शन को बोलते हैं बाल्सीमन रिएक्शन। ठीक है, इसी में सेम रिएक्शन एक और आती है गेटरमैन रिएक्शन। इसको समझने के लिए इसको हम पूरा समझेंगे किसमें, एमीन्स वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी खाली इतना ध्यान रखना कि कभी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब भी हम किससे कराएं, पहला क्यूप्रस क्लोराइड से कराएं HCl की प्रेजेंस में तो हमें क्लोरोबेंजीन मिलेगा। सेम क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराएं तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड से कराएं तो आयोडोबेंजीन। ठीक है, और सेम सोडियम नाइट्रेट और NHBF4 से कराएं तो फ्लोरोबेंजीन। ये लास्ट वाली रिएक्शन बाल्सीमन रिएक्शन कहलाती है और ऊपर वाली दो रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाती है। इसमें एक रिएक्शन और है गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन किसे कह लेते हैं, अगर जो सैंडमेयर रिएक्शन में ये क्यूप्रस क्लोराइड की जगह अगर हम कॉपर पाउडर ले लें, कॉपर पाउडर, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो सैंडमेयर रिएक्शन है ये गेटरमैन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगला आता है रेसिक प्रोसेस। तो रेसिक प्रोसेस में ज़्यादा कुछ है नहीं, बेंजीन की रिएक्शन जब किससे HCl से करा दें वही CuCl2 की प्रेजेंस में तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो इतना इसमें इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पहला है लेस पोलर इन नेचर। ये क्या होता है, नेचर में लेस पोलर होता है। अभी हमने देख लिया कि ये क्यों होते हैं, इनका ध्रुवीयता कम क्यों होती है, रेजोनेंस के कारण। ठीक हो गया, वो रेजोनेंस दिखाता है तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट होता है जिसके कारण ये पोलर नेचर के नहीं होते हैं। ठीक है, पोलर नेचर के नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी में भी नहीं घुलेंगे। ठीक है, एक विलेयता नियम हमने देखा था ना कि समान समान को घुलता है। ठीक है, अब क्योंकि पानी तो पोलर नेचर का हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पानी में नहीं घुलेंगे पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें आसानी से घुल जाएंगे। क्लोरोबेंजीन कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है और इसमें क्या होती है, गंध होती है, अन्य इंसेक्टिसाइड्स के रूप में प्रयोग करता है। ठीक हो गया, अगले आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि जो एराइल हैलाइड होता है उनमें हम रेजोनेंस देखते हैं। ठीक है, उनमें हम क्या देख लेते हैं, रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस इस प्रकार से देखते हैं और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे जो Cl है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स हमने 11th में पढ़े थे। ठीक है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट में एक इफ़ेक्ट आता है M इफ़ेक्ट, या उसे R इफ़ेक्ट भी कह लेते हैं। ठीक है, और आसान भाषा में बोलें तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन लेने या देना। तो जो हमारे पास क्लोरीन है ये प्लस M इफ़ेक्ट शो करता है, अर्थात रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके कारण क्या हो जाता है कि रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जो पोलर नेचर का कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था उसकी पोलैरिटी कम हो जाती है तुलना में किसके, एल्काइल हैलाइड की। ये देखो, ये एल्काइल हैलाइड बना रखा है। एल्काइल हैलाइड में हम आई इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, और एराइल हैलाइड में हम एम इफेक्ट को देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो हम आई इफेक्ट देखेंगे और एराइल हैलाइड की बात करेंगे तो एम इफेक्ट देखेंगे। ठीक हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो, जैसे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, इस बॉन्ड को तोड़ना तो मुश्किल हो गया। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है।
ठीक है, टूटता नहीं है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होती है। तो जो एराइल हैलाइड होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। किसके रीज़न से? रेजोनेंस के रीज़न से, ठीक है। और जो इसमें Cl है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है और प्लस एन इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अगर जो फिर भी वो रिएक्शन हमें करानी हो तो कैसे होगी? एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे ये रिएक्शन हम करा रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो रही है, पर ये जो बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो ये बॉन्ड तोड़ना उतना आसान नहीं है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, ठीक है। और जब एनर्जी दी, NaOH से रिएक्शन कराई, तब हमें सोडियम फिनेट मिला, ठीक है। ये सोडियम फिनॉक्साइड बोल सकते हैं। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया फिनॉल में। पर ये रिएक्शन आसानी से पूरी नहीं होती है। अगर जो कहीं पे पेपर में आ जाता है तो हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट नहीं लिखने वाले, हम इसे इन 3 स्टेप में पूरा करेंगे, क्योंकि अभी बता दिया है कि ये रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। और एराइल हैलाइड ये रिएक्शन आसानी से नहीं देते हैं, ठीक हो गया। अगर जो बेंजीन रिंग में या किसी भी एराइल हैलाइड में, ठीक है, हैलोजन का तो हमने देख दिया कि ये कैसा है, रिंग एक्टिवेटर ग्रुप है। और अगर जो इसमें कोई रिंग डीएक्टिवेटर जुड़ गया, जैसे NO2, ठीक है, तो NO2 कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक हो गया। तो NO2 तो क्या करेगा? इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये जो हैलोजन है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। तो सीधा सीधा असर किस बॉन्ड पे पड़ जाता है? कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है इस पर असर पड़ता है, और ये बॉन्ड आसानी से टूटने लग जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके थ्रू होती है? जब हमारे पास क्या हो, रिंग में हैलोजन के अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन occurs only in the aromatic ring has an electron withdrawing substituent in a position ortho or para to the leaving group to stabilize the anion intermediate through resonance, ठीक हो गया। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो एरोमेटिक जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो मात्र किसके कारण होती है? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी भी कंपाउंड में जुड़ा हो, या जो हम एराइल हैलाइड पढ़ रहे हैं उस पर जुड़ा हो। फिर से ये हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ठीक है, और दूसरा बनाया हमने नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। 2 कंपाउंड हमारे पास है, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अगर जो मैं इन दोनों में से पूछूं कि NaOH के साथ जो पहली रिएक्शन थी, इन दोनों में से NaOH के साथ कौन तेज़ी से रिएक्शन देगा, ठीक है। कई बार ये पूछ भी लेता है सवाल, तो कौन देने वाला है ये रिएक्शन जल्दी? नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। किसके कारण? क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को वीक कर देता है, ठीक हो गया। इतना क्लियर होगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ दिया हमने कि जो जो हमारे पास एराइल हैलाइड होते हैं वो रेजोनेंस के कारण आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल जान रहे हैं ना? न्यूक्लियोफाइल बोल तो वो स्पीसीज जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक नेगेटिव चार्ज से दूसरे नेगेटिव चार्ज को हटाना, ठीक हो गया। अगली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती हैं, 2 नेम रिएक्शंस हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिडिक रिएक्शन, दोनों सेम है वुड्स रिएक्शन की तरह, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक हो गया। कई बार ये सवाल आ जाता है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसे कन्वर्ट करो टॉल्यूइन में। तो ये क्लोरोबेंजीन होता है और इसे कन्वर्ट करना होता है टॉल्यूइन में। सिंपल से रिएक्शन है, तो किसके थ्रू हो जाएगा हमारे पास? फिटिक रिएक्शन या वुर्ज-फिटिक रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके एग्जांपल अपने आप से बना के लिख सकते हैं। आर की जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, एक्स की जगह पे हम कोई हेलोजन लिख लेते हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन विद क्लोरल, DDD फॉर्म यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये क्लोरल एसिटाल्डिहाइड के क्लोरोनेशन से क्लोरल बनता है। क्लोरल का फॉर्मूला ये हमारे पास क्लोरल है, CCl3CH। ठीक हो गया। तो क्लोरेट की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं? क्लोरोबेंजीन से, तो DDT बनता है। DDT का पूरा नाम भी ध्यान रखना है, 1,1,1 ट्राईक्लोरो 2,2 बिस पैरा क्लोरोफिनाइल इथेन। ये डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो एथेन भी से बोल देते हैं। ठीक है, अगली जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे समझने के लिए पहले इसे देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। जो बेंजीन रिंग होती है या एरोमेटिक रिंग होती है, वो अभी हमने पढ़ा कि रेजोनेंस दिखाती है। ठीक है, रेजोनेंस के कारण क्या होता है? जो मॉलिक्यूल है उसमें स्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। जब ये क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, तो जो एक्टिव साइट्स हैं उनकी कमी हो जाती है। तो यहाँ पे एक्टिव साइट किस हिसाब से आती हैं? जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज हम लिख लेते हैं, कहीं पे नेगेटिव चार्ज हम रिंग में बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू साइट्स एक्टिवेट रिंग में हो जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ पे जुड़ जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हटा देता है। रेजोनेंस के कारण क्या होता है? मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जब बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है तो जैसे मैंने अभी कहा कि साइड्स एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा तो उसमें जनरली कौन चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं पे शिफ्ट हो जाता है किसी एटम में, तो उसमें कौन चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज पे कोई पॉजिटिव चार्ज जुड़ सकता है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो रिंग, और रिंग ना हो तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए जनरली काम करते हैं कौन? लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन सी स्पीसीज़ हो गई? वो स्पीसीज़ जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो उन्हें बोल देते हैं लुईस एसिड। ठीक हो गया। तो ये देख लीजिए, एक ब्रोमिनेशन जो हमने शुरू में देखा था, तो ब्रोमिनेशन है ये हमारे पास किसका है?
बेंजीन का। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ लुईस एसिड। जो लुईस एसिड है वो एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो कैसे एक्टिवेट हो रहा है आपको दिख रहा होगा, ब्रोमीन है, ब्रोमीन डाईब्रोमीन है, तो डाईब्रोमीन आसानी से कहीं रिएक्शन करने वाला नहीं है। ठीक है, और जो FeBr3 है, ठीक है, ये लुईस एसिड होता है, इसमें जो आयरन है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो ये क्या करता है, ब्रोमीन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस प्रकार से एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, जो ब्रोमीन है उसमें पॉजिटिव चार्ज, एक ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं किसने, आयरन ने, इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए आयरन ने। ठीक है, और उसके जो रिस्पेक्ट में ब्रोमीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे ना क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं आयरन के पास। ठीक, तो क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो इस पर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, और इस ये ब्रोमीन जो दूसरा वाला ब्रोमीन है इससे भी इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो इस पे भी कौन चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज। ये आगे जो हमारी एक्टिव साइट होगी, जो मैंने पहले बताया कि रेजोनेंस के टाइम पे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज पे जुड़ जाता है। ठीक है, ये जुड़ गया है और इसके रिस्पेक्ट में क्या बना, एक पॉजिटिव चार्ज बना है, वहाँ पे हाइड्रोजन अपने आपको रीअरेंज करेगा और हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक बेंजीन पे ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन काम करती हैं। जनरली 4 टाइप की रिएक्शन हम इसमें पढ़ते हैं। पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। ठीक है, तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, चाहे वो अल्कोहल के हों, चाहे एल्डिहाइड के हों, कार्बोक्सिलिक एसिड के हों, एमीन्स हों, चाहे हैलाइड्स हों, तो उनमें ये रिएक्शन सेम रहने वाली हैं। बस ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ग्रुप किस टाइप का है, ग्रुप का नेचर क्या है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन आती है इसमें हेलोजिनेशन। ठीक है, एनहाइड्रस FeCl3, या वहाँ हमने देखा था FeBr3 की प्रेजेंट में होता है। ठीक है, क्लोरीन जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि M इफेक्ट शो करता है, ठीक है, प्लस M इफेक्ट शो करता है। अब प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है तो रिंग को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये रिंग को एक्टिवेट करता है तो ये 2 पोजीशन इसकी एक्टिवेट होती हैं रिंग की। ठीक है, एक तो होती है ऑर्थो और दूसरी होती है पैरा। ठीक है, तो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज ऊपर आएगा, एक नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा। ठीक हो गया। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप जुड़ता है। ठीक हो गया। अगला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, कई बार पूछी जाती है पेपर में। 2 टाइप की होती है। पहली वाली रिएक्शन एल्काइलेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी एक लुईस एसिड है, एनहाइड्रस AlCl3, और दूसरी वाली रिएक्शन को बोलते हैं एसाइलेशन। ठीक हो गया, यहाँ पे भी जो क्लोरीन है नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव। ठीक है, एसाइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये अलग अलग कलर में हमें दिखा रहे। वैसे ही अगला आता है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन की रिएक्शन, नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, और NO2 ग्रुप एक्टिवेट कैसे होता है, देखो इससे पहले वाली रिएक्शन में हम देखा कि एक लुईस एसिड यूज़ हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है, HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 साथ में यूज़ होता है, तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह नाइट्रो ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म थोड़े से समझ लेंगे। तो जो H2SO4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है किसकी तुलना में, नाइट्रिक एसिड की तुलना में। ठीक है, H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है नाइट्रिक एसिड की तुलना में। तो इससे क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड है वो H2SO4 के रिस्पेक्ट में
बेस की तरह काम करता है, ठीक हो गया। तो बेस की तरह काम करके तो बेस तो क्या करता है, OH माइनस रखता है, ठीक है, और जो एसिड होता है वो H प्लस छोड़ देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H2SO4 देख रहे होंगे हम, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले रहा है, एक हाइड्रोजन छोड़ दे रहा है। ये हाइड्रोजन किस पे अटैक कर रहा है, OH पे, HNO3 के OH पे अटैक कर रहा है। तो इस प्रकार से एक इंटरमीडिएट बन रहा है, वो इंटरमीडिएट आके टूट के क्या बना देता है, हमारे पास NO2 ग्रुप और H2O बना देता है। समझ रहे ना क्या हुआ, आसान भाषा में गए। तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3 से, ठीक है। तो H2SO4 क्या करेगा, एक हाइड्रोजन छोड़ेगा, इसके हाइड्रोजन को लेगा HNO3, ठीक है, और HNO3 ने वो हाइड्रोजन लिया है, तो वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जुड़ गया, ठीक है। तो HSO4 माइनस हमें अलग से मिल गया, ठीक है। आगे क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल मॉलिक्यूल H2O हमें मिल जा रहा है, तो आसानी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल मिल गया NO2 प्लस, और ये NO2 प्लस फिर किस पे जुड़ जाता है, रिंग में जुड़ जाता है, ठीक है। और कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थ और पैरा। एक चीज़ और कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमने माइनर और मेजर प्रोडक्ट लिखे हैं, ठीक है। माइनर मतलब कम मात्रा में मिलेगा, मेजर मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों अलग अलग मात्राओं में मिल रहे हैं, तो ये किसके कारण है, इनकी सिमेट्री के कारण, सममितता के कारण, ठीक है। सिमेट्री की, जहाँ पे सिमेट्री होगी मतलब ऐसा समझे, जहाँ पे समानता होगी दोनों ग्रुप के अगल बगल, अगर जो सेम इन्वायरमेंट है, तब हम उसे बोल देंगे कि जो हमारा कंपाउंड है वो सिमेट्री में है, ठीक है, और ये आसानी से क्लोज पैक हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेबल ज़्यादा होगा, जिसके आगे मेजर प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये ज़्यादा स्टेबल होगा इस सिमेट्री के कारण, और जो माइनर है वो कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मात्रा में वो पदार्थ हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये कहानी थी नाइट्रेशन की, ये हमने पढ़ दिया आगे, ठीक। तो ये स्लाइड यहाँ पे ख़त्म होती है। एरोमेटिक या एरोमेटिक हैलाइड्स जो हैं हमारे पास, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं। पहला, एक तो रेजोनेंस, इसे 11 की बुक से एक बार पढ़ भी लेना, और एक M इफेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस के कारण जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स आता है उनमें स्टेबिलिटी आती है, जो हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और इस M इफेक्ट के कारण इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जनरेट होती है, ठीक है। थैंक यू, यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करें।